नमस्कार और आज के इस विशेष सत्र में स्वागत है जहां हम प्राणायाम की दुनिया में थोड़ी और गहराई से उतर रहे हैं। हमारे पास एक YouTube वीडियो का ट्रांसक्रिप्ट है और ये प्राणायाम से जुड़े कुछ बहुत ही व्यवहारिक सवालों और तकनीकों पर रोशनी डालता है। हम अक्सर सोचते हैं कि प्राणायाम मतलब बस गहरी सांस लेना है ना? लेकिन क्या ये वाकई इतना सीधा है? इस स्रोत को देखने पर तो लगता है कि इसमें कई ऐसी बारीकियां हैं जिन पर हम शायद ध्यान ही नहीं देते, खासकर जब हम किसी वीडियो या ऐप से सीख रहे होते हैं। आज हम इसी स्रोत के जरिए इन बारीकियों को समझने की कोशिश करेंगे। चलिए देखते हैं इसमें क्या खास है। बिल्कुल। और ये स्रोत इस बात पर काफी जोर देता है कि सही तकनीक और जो समझ है वो कितनी जरूरी है। कई बार क्या होता है कि लोग सालों तक अभ्यास करते हैं, पर छोटी छोटी गलतियों की वजह से उन्हें वो पूरा लाभ नहीं मिल पाता जो मिलना चाहिए। इस स्रोत में कुछ आम सवालों के जवाब दिए गए हैं जो अक्सर अभ्यास करने वालों के मन में उठते हैं, चाहे वे नए हों या फिर काफी अनुभवी। तो सबसे बुनियादी सवाल से ही शुरू करते हैं। स्रोत के हिसाब से प्राणायाम असल में है क्या? क्या ये सिर्फ सांस लेने की एक विधि है? हाँ, देखिए, स्रोत इसे काफी साफ तरीके से समझाता है। प्राण यानी कि जीवन शक्ति या आपकी सांस, और आयाम यानी उसका विस्तार या नियंत्रण। तो ये सिर्फ सांस लेना नहीं है, बल्कि एक अनुशासित, लयबद्ध और सबसे जरूरी सचेत कॉन्शियस तरीके से सांस लेना है। यहां सबसे महत्वपूर्ण शब्द है प्राणों पर ध्यान। इसका मतलब है अपनी आती जाती सांस के प्रति पूरी तरह जागरूक होना। स्रोत एक बहुत अच्छी मानसिक तस्वीर बनाने का सुझाव भी देता है। सोचिए कि हर सांस के साथ आप अमृत या जीवन शक्ति अंदर ले रहे हैं, जो शरीर को शुद्ध कर रही है, रोग मुक्त कर रही है। और हर बाहर जाती सांस के साथ शरीर की सारी नकारात्मकता, सारे विकार, वो सब बाहर निकल रहे हैं। जब तक ये मानसिक जुड़ाव, ये सजगता नहीं होती ना, तब तक वो सिर्फ गहरी सांस लेना है, डीप ब्रीथिंग है, प्राणायाम नहीं। अच्छा, तो शामिल है, पर हर गहरी सांस लेना प्राणायाम नहीं बनता। मन का जुड़ना ही कुंजी है। ये वाकई एक मौलिक अंतर है। सिर्फ शारीरिक क्रिया नहीं, मानसिक एकाग्रता भी उतनी ही जरूरी है इसमें। अच्छा, इसी से जुड़ा एक और व्यवहारिक सवाल जो अक्सर लोगों को परेशान करता है, वो है भोजन के बाद अभ्यास का सही समय। खाना खाने की कितनी देर बाद प्राणायाम करना ठीक रहता है? हाँ, ये उलझन तो आम है। इस स्रोत में ये बताया गया है कि जो सामान्य प्राणायाम है, जैसे अनुलोम विलोम या भस्त्रिका, उनके लिए भोजन के बाद कम से कम 1.5 से 2 घंटे का गैप रखना चाहिए। 1.5 से 2 घंटे? जी। इसका तर्क भी सीधा सा है। हमारा शरीर एक समय में एक बड़े काम पर ही अपनी ऊर्जा ठीक से लगा पाता है। या तो वो कुशलता से पाचन करेगा, या फिर प्राणायाम से मिलने वाली ऊर्जा और प्रभावों को ठीक से ग्रहण करेगा, आत्मसात करेगा। दोनों एक साथ करने पर किसी का भी पूरा फायदा नहीं मिलेगा। सही बात है। और वो जो हम सुनते हैं ना, पेट भरकर सांस लेना, हाँ। स्रोत उसे भी साफ करता है। वो असल में एक निर्देश देने का तरीका है। हवा तो असल में फेफड़ों में ही जाती है। हाँ। लेकिन जब फेफड़े पूरी क्षमता से भरते हैं तो डायफ्राम नीचे दबता है, जिससे पेट स्वाभाविक रूप से थोड़ा बाहर आता है। हाँ। लेकिन हाँ, कुछ क्रियाएं हैं जैसे कपालभाति या बाह्य प्राणायाम, अग्निसार, इनमें पेट की मांसपेशियों का जोरदार इस्तेमाल होता है। उनके लिए तो स्रोत बिल्कुल साफ कहता है कि 4 से 5 घंटे का अंतराल जरूरी है, ताकि पेट पूरी तरह खाली हो चुका हो। ठीक है, तो पाचन और प्राणायाम दोनों के लिए शरीर को अलग अलग समय देना जरूरी है, ये समझ आ गया। अब एक और महत्वपूर्ण वर्ग की बात करते हैं, वे लोग जो नियमित दवाएं लेते हैं, जैसे डायबिटीज की या थायराइड की। क्या उनके लिए प्राणायाम सुरक्षित है? क्या दवाओं के साथ इसका कोई टकराव, कोई इंटरैक्शन हो सकता है? हाँ, ये चिंता भी बहुत लोगों को होती है। स्रोत इस चिंता को दूर करता है। उसके अनुसार दवाओं और प्राणायाम के बीच कोई सीधा टकराव नहीं है। दवाएं आपके पेट में जाती हैं, पाचन तंत्र से खून में मिलती हैं, जबकि प्राणायाम का असर मुख्य रूप से आपकी श्वसन प्रणाली, फेफड़ों और रक्त परिसंचरण पर होता है। तो दवाएं अपने तय समय पर लेते रहना चाहिए। खासकर अगर कोई दवा खाली पेट लेनी है तो उसे प्राणायाम से पहले ले लेना चाहिए, उसमें कोई हर्ज नहीं। अच्छा। लेकिन हाँ, यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण चेतावनी भी दी गई है जिस पर ध्यान देना वाकई जरूरी है। नियमित और सही तरीके से प्राणायाम करने से शरीर की जो अंदरूनी कार्य प्रणाली है उसमें सुधार हो सकता है, और ये संभव है कि समय के साथ दवाओं की जरूरत कम हो जाए। इसलिए स्रोत ये सलाह देता है कि नियमित रूप से डॉक्टर से मिलते रहें और अपनी जांच करवाते हैं।
डॉक्टर ये तय कर सकते हैं कि दवा की डोज कम करनी है या नहीं। ऐसा ना हो कि शरीर बेहतर हो रहा हो और दवा की उतनी ही मात्रा चलती रहे। हाँ, फिर वो ओवरडोज हो सकती है। यानी प्राणायाम करें लेकिन डॉक्टरी सलाह भी साथ साथ लेते रहें। अच्छा, अब बात करते हैं अभ्यास की निरंतरता की। कुछ लोग या कुछ विचारधाराएं कहते हैं कि भाई हफ्ते में एक दिन शरीर को आराम देना चाहिए, उस दिन प्राणायाम ना करें। इस बारे में स्रोत का क्या कहना है? क्या रोज अभ्यास करना जरूरी है? हाँ, ये आराम देने वाली सलाह, इससे स्रोत बिल्कुल सहमत नहीं लगता। उसकी दलील काफी रोचक है और सीधी भी। वो पूछते हैं, क्या हम रोज खाना खाना बंद करते हैं या क्या हम इतवार को सांस लेना छोड़ देते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। जाहिर है नहीं। तो फिर प्राणायाम, जो हमारे प्राणों का ही व्यायाम है, उसे क्यों रोकें? स्रोत का नजरिया है कि प्राणायाम रोजाना होना चाहिए, जैसे सांस लेना रोजाना होता है। हाँ, ये हो सकता है कि समय की कमी हो, किसी दिन कम समय मिले तो 10-15 मिनट कर लें, किसी दिन ज्यादा समय हो तो आधा घंटा या उससे ज्यादा करें। लेकिन अभ्यास की जो लय है वो बनी रहनी चाहिए। निरंतरता से ही लाभ मिलता है। स्रोत थोड़ा मजाक में ये भी कहता है कि शायद ये छुट्टी वाली सलाह उन व्यावसायिक ट्रेनरों से आई हो जिन्हें खुद हफ्ते में एक दिन की छुट्टी चाहिए होती है। ये सोचने का एक अलग तरीका है। अच्छा, खैर, अगर रोज करना है तो फिर समय और स्थान का भी महत्व होगा। प्राणायाम करने का सबसे अच्छा समय और सबसे अच्छी जगह कौन सी मानी जाती है? क्या सुबह सुबह पार्क में घास पर बैठकर करना एकदम सही है? स्रोत आदर्श समय के रूप में ब्रह्म मुहूर्त का जिक्र करता है, यानी सूर्योदय से करीब 1.5 घंटा पहले का समय, मोटे तौर पर सुबह 4 से 6 बजे के बीच। ब्रह्म मुहूर्त। जी, इसका कारण यह है कि इस समय वातावरण सबसे शांत होता है, ऑक्सीजन का स्तर उच्चतम होता है और प्रदूषण न्यूनतम होता है। लेकिन यहाँ स्रोत व्यवहारिकता पर भी जोर देता है। मान लीजिए किसी की नाइट शिफ्ट है या जीवन शैली ऐसी है कि ब्रह्म मुहूर्त में उठना संभव ही नहीं है, तो क्या वो प्राणायाम न करे? हाँ, ये सवाल तो आएगा मन में। बिल्कुल नहीं। स्रोत का संदेश है, जब भी समय मिले तब करें। शायद ब्रह्म मुहूर्त वाला 100% लाभ न मिले, पर 80%, 60% या 50% लाभ भी तो कुछ न करने से कहीं बेहतर है। मुख्य बात है करना। स्थान के मामले में हाँ, शांत, खुली, ताज़ी हवा वाली जगहें जैसे नदी, तालाब या बगीचे का किनारा, ये अच्छी मानी जाती हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण और अक्सर नजरअंदाज की जाने वाली चेतावनी दी गई है। क्या? जमीन के सीधे संपर्क में बैठकर अभ्यास कभी न करें। ओ, सीधे संपर्क में मतलब नंगी जमीन पर या घास पर भी नहीं? हाँ बिल्कुल, सीधे नंगी जमीन, घास या मिट्टी पर बैठकर प्राणायाम नहीं करना चाहिए। अरे, ऐसा क्यों? ये तो बहुत लोग करते हैं पार्कों में। हाँ करते हैं, लेकिन इसके पीछे अर्थिंग का सिद्धांत है। देखिए, प्राणायाम से शरीर में एक खास किस्म की जैव ऊर्जा, बायो एनर्जी उत्पन्न होती है और पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण है, वो स्वाभाविक रूप से ऊर्जा को अपनी ओर खींचती है। सीधे जमीन पर बैठने से ये ऊर्जा शरीर में जमा होने के बजाय पृथ्वी में विसर्जित हो सकती है, मतलब अर्थ हो सकती है, जिससे अभ्यास का पूरा लाभ नहीं मिलता। अच्छा, तो क्या करना चाहिए? इसीलिए हमेशा किसी आसन पर बैठें, जैसे कुशासन, जो घास का बना मैट होता है, या ऊनी कंबल, दरी, या आजकल जो रबर या प्लास्टिक के योगा मैट्स मिलते हैं, उन पर बैठकर अभ्यास करें। घर में है तो बिस्तर पर भी बैठ सकते हैं। मुद्दा ये है कि शरीर और जमीन के बीच एक अवरोधक, एक इंसुलेटर होना चाहिए। ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। मुझे लगता है कई लोग अनजाने में ये गलती करते होंगे। अच्छा, एक और समस्या जिसका जिक्र श्रोता करता है वो है नाक में जलन, खासकर सर्दियों में या जब जोर से सांस लेते हैं। इसका क्या उपाय बताया गया है? हाँ, ये समस्या भी आम है और स्रोत बताता है कि इसका कारण अक्सर नाक के अंदरूनी मार्ग का सूखापन या फिर गंदगी होती है। इसके लिए 2 उपाय सुझाए गए हैं। पहला, नासिका मार्ग की नियमित सफाई। इसके लिए हफ्ते में कम से कम 2 बार नेति क्रिया करने की सलाह दी गई है, जल नेति या सूत्र नेति। स्रोत तो कहता है कि अगर नाक साफ भी लगे तो भी 15 दिन में एक बार जरूर करें, क्योंकि आजकल हवा में धूल और प्रदूषण बहुत है। दूसरा उपाय है नासिका मार्ग में चिकनाई बनाए रखना। सर्दियों में जब हवा रूखी होती है तो प्राणायाम शुरू करने से पहले नाक के दोनों नथनों में शुद्ध बादाम रोगन यानी बादाम के तेल की 2-2 बूंदें डाल लें। इससे सूखापन कम होता है और जलन नहीं होती। और गर्मियों में? गर्मियों में बादाम तेल शायद कुछ लोगों को गर्म लगे, इसलिए तब शुद्ध देसी घी या शुद्ध सरसों का तेल, पर वो बिना केमिकल वाला होना चाहिए, उसका इस्तेमाल करने का सुझाव दिया गया है। इस चिकनाई का एक और फायदा भी है।
हवा में जो धूल के बारीक कण होते हैं ना, वो तेल या घी में चिपक जाते हैं और फेफड़ों तक नहीं पहुंच पाते। अच्छा, ये भी बढ़िया है। स्रोत यहाँ एक और दिलचस्प वैज्ञानिक तथ्य का जिक्र करता है। क्या? जब हवा नाक के अंदरूनी हिस्सों से रगड़ खाकर गुजरती है तो शरीर में प्राकृतिक रूप से नाइट्रिक ऑक्साइड गैस बनती है। नाइट्रिक ऑक्साइड? जी, यह गैस रक्त वाहिकाओं को फैलाने, वैसोडाइलेशन और रक्तचाप को नियंत्रित करने में मदद करती है। इसलिए जलन के डर से सांस का प्रवाह धीमा करने के बजाय जलन के कारण का निवारण करना चाहिए, ताकि यह नाइट्रिक ऑक्साइड बनने का लाभ भी मिले। वाह, ये तो पारंपरिक ज्ञान और आधुनिक विज्ञान का संगम सा लग रहा है। नाइट्रिक ऑक्साइड वाली बात तो काफी रोचक है। अच्छा, आजकल तो मल्टीटास्किंग का जमाना है। क्या चलते फिरते, गाड़ी चलाते हुए या मान लीजिए किसी से बात करते समय भी प्राणायाम किया जा सकता है? थोड़ा मुस्कुराते हुए स्रोत इस मल्टीटास्किंग वाले विचार को प्राणायाम के संदर्भ में बिल्कुल खारिज करता है। वो महर्षि पतंजलि के योग सूत्र स्थिर सुखम आसनम का हवाला देता है। स्थिर सुखम आसनम। हाँ, जिसका अर्थ है कि आसन स्थिर और आरामदायक होना चाहिए। चलते फिरते, गाड़ी चलाते या बात करते समय जो सांस ली जाती है वो गहरी सांस हो सकती है, डीप ब्रीदिंग हो सकती है, लेकिन उसे प्राणायाम नहीं कहा जा सकता। क्यों नहीं? कारण वही है, प्राणायाम सिर्फ सांसों का अंदर बाहर होना नहीं है। इसमें स्थिरता चाहिए, एकाग्रता चाहिए और सांस पर पूरा ध्यान केंद्रित होना जरूरी है। इन गतिविधियों के दौरान ये संभव ही नहीं है। इसलिए प्राणायाम से मिलने वाले जो गहरे मानसिक और ऊर्जा संबंधी लाभ हैं वो इस तरह से नहीं मिल सकते। स्रोत इसे या तो अज्ञानता कहता है या फिर दिखावा, लेकिन ये प्राणायाम के सही स्वरूप और उद्देश्य से बिल्कुल मेल नहीं खाता। बिल्कुल साफ है, स्थिरता और एकाग्रता प्राणायाम के अभिन्न अंग हैं, उन्हें नजरअंदाज नहीं कर सकते। अब आते हैं हाथों की स्थिति पर। प्राणायाम करते समय हाथों को कैसे रखना चाहिए? क्या कोई विशेष मुद्रा लगानी जरूरी है? हाँ, स्रोत इस पर भी काफी ध्यान देने को कहता है। पहली बात, खाली हाथ बैठने के बजाय हमेशा किसी न किसी मुद्रा का प्रयोग करना चाहिए। ज्ञान मुद्रा या ध्यान मुद्रा सबसे सामान्य है। स्रोत ये भी बताता है कि अगर किसी को जोड़ों के दर्द की समस्या है, खासकर गठिया यानी आर्थराइटिस है, तो उन्हें वायु मुद्रा लगाकर अभ्यास करना चाहिए। इससे धीरे धीरे लाभ मिल सकता है। वायु मुद्रा जोड़ों के दर्द के लिए, ठीक है। दूसरी बात जो अनुलोम विलोम के संदर्भ में बहुत महत्वपूर्ण है, वो है नाक पर हाथ रखने का तरीका। यहाँ एक आम गलती उजागर की गई है जो शायद बहुत सारे लोग करते हैं। क्या गलती? वो हाथ को नाक के बिल्कुल पास रखते हैं। अब होता ये है कि जब वे एक नथुने से सांस छोड़ते हैं तो छोड़ी गई कार्बन डाइऑक्साइड CO2 वो हथेली या उंगलियों से टकराकर वहीं आसपास रुक जाती है। CO2 हवा से भारी होती है, इसलिए वो तुरंत हटती नहीं है। अच्छा। और अगली ही सांस में जब उसी या दूसरे नथुने से सांस अंदर खींचते हैं तो ताज़ी हवा के साथ कुछ मात्रा में वही CO2 भी वापस अंदर चली जाती है। अरे, मतलब हम ऑक्सीजन लेने की कोशिश कर रहे हैं और साथ में अपनी ही छोड़ी हुई कार्बन डाइऑक्साइड वापस ले रहे हैं। ये तो पूरी प्रक्रिया के उद्देश्य के ही खिलाफ हो गया। बिल्कुल। स्रोत इसे एक बहुत बड़ी तकनीकी चूक मानता है। सही तरीका यह है कि हाथ को नाक से थोड़ा सा दूर रखा जाए ताकि छोड़ी गई हवा बिना किसी रुकावट के नीचे की ओर बह जाए। स्रोत ने हैंड स्टैंड का भी उल्लेख किया है। संभवतः ये किसी विशेष उपकरण या प्राचीन तकनीक का संदर्भ हो सकता है जिससे हाथ को नाक से उचित दूरी पर स्थिर रखा जा सके। हालांकि स्रोत ने इसे विस्तार से नहीं समझाया, लेकिन मूल सिद्धांत स्पष्ट है, छोड़ी गई हवा के रास्ते में रुकावट नहीं आनी चाहिए। इस छोटी सी लगने वाली गलती से पूरी मेहनत पर पानी फिर सकता है। ये वाकई बहुत ध्यान देने वाली बात है। एक छोटी सी असावधानी पूरे अभ्यास के लाभ को कम कर सकती है। और अंत में बैठने का आसन। प्राणायाम के लिए सबसे अच्छा आसन कौन सा है? क्या जमीन पे बैठना जरूरी है? देखिए, स्रोत पद्मासन यानी लोटस पोज को सर्वश्रेष्ठ मानता है, क्योंकि इसमें रीढ़ की हड्डी स्वाभाविक रूप से सीधी रहती है और शरीर स्थिर रहता है। लेकिन भी सबके लिए आसान नहीं होता। बिल्कुल, जाहिर है ये सबके लिए संभव नहीं है। विकल्प के तौर पर सिद्धासन पुरुषों के लिए, या सिद्धियोनी आसन महिलाओं के लिए, या फिर सुखासन इजी पोज में भी बैठा जा सकता है। वज्रासन का भी जिक्र है, लेकिन साथ में एक चेतावनी है कि वज्रासन में 10 मिनट से ज्यादा लगातार बैठकर प्राणायाम नहीं करना चाहिए। अच्छा, क्यों? क्योंकि इससे पैरों में रक्त संचार बाधित हो सकता है और लंबे समय में वेरिकोज वीन्स जैसी समस्याएं हो सकती हैं। जो लोग जमीन पर इन आसनों में आराम से नहीं बैठ सकते, उनके लिए कुर्सी पर बैठना एक अच्छा विकल्प है। बस ध्यान रखना है कि रीढ़ सीधी रहे और पैर जमीन पर टिके हों।
और जो लोग बहुत बीमार हैं या बिस्तर से उठ नहीं सकते, वे लेटकर भी प्राणायाम कर सकते हैं। सबसे जरूरी नियम, जो पहले भी बताया गया, जमीन से सीधा संपर्क ना हो। हाँ, वो इंसुलेशन वाली बात। जी, कुर्सी पर बैठे हैं तो पैरों में चप्पल पहन लें या पैरों के नीचे कोई मैट या कुशन रख लें। बिस्तर पर हैं तो ये समस्या वैसे ही हल हो जाती है। तो इस पूरी चर्चा से ये एकदम साफ है कि प्राणायाम एक बहुत ही सूक्ष्म विज्ञान है। ये सिर्फ सांस लेना और छोड़ना भर नहीं है, बल्कि इसमें तकनीक, समय, स्थान, आसन, मुद्रा, मानसिक स्थिति, यहाँ तक कि हाथ रखने का तरीका, हर चीज़ का अपना महत्व है। स्रोत ने इन पहलुओं पर बहुत बारीकी से ध्यान दिलाया है। बिल्कुल, सार यही है कि प्राणायाम को गंभीरता से और सही जानकारी के साथ करना चाहिए। सुनी सुनाई बातों या अधूरी जानकारी के आधार पर अभ्यास करने से न केवल अपेक्षित लाभ नहीं मिलता, बल्कि जैसा स्रोत ने कुछ उदाहरणों से इशारा किया, जैसे CO2 रीब्रीथिंग या वज्रासन में देर तक बैठना, गलत अभ्यास से नुकसान भी हो सकता है। सही मार्गदर्शन और सजग अभ्यास ही कुंजी है। ऐसे नाक में हवा के घर्षण से नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है, जिसके स्वास्थ्य लाभ अब विज्ञान भी मानने लगा है। क्या ये संभव है कि प्राणायाम की अलग-अलग तकनीकें, सांस लेने की अलग-अलग गति और लय हमारे शरीर के अंदर इसी तरह के और भी कई सूक्ष्म रासायनिक और ऊर्जावान बदलाव लाती हों, जिन्हें शायद हम अभी पूरी तरह से समझ भी नहीं पाए हैं? ये अपने आप में एक गहरा शोध का विषय हो सकता है। इस जानकारीपूर्ण विश्लेषण में हमारे साथ रहने के लिए धन्यवाद।